सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे का आगे का प्रकरण अतीत के बारे में कैसे जानें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो रसीदा है वो अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है और वो ये सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कई सौ साल पहले क्या हुआ था। अगर हमें ये जानना हो कि कल क्या हुआ था तो हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर अगर हमें ये जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं जिसे उस समय की याद हो। लेकिन कई सौ साल पहले क्या हुआ इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, और अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हमने देखा था कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, कि जैसे अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और क्या फसलों का उत्पादन करते थे, कैसे पशुओं का पालन करते थे और किस तरह से वो यात्राएं करते थे, यात्राएं क्यों करते थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि देश का नाम कैसे पड़ा। तो आज हम ये जानेंगे कि अतीत में कैसे जानें, अतीत के बारे में अगर हमें जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं और इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, यानी अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो हाथ से लिखी जाती थी, मशीनों से नहीं छपी होती थी। हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से बना है और जिसका अर्थ है हाथ। हाथ है यानी हाथ से निकला है, तो हाथ से लिखी हुई होने के कारण ही इन्हें पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुर्ज नाम के विशेष पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यानी कि जो पांडुलिपियाँ थी वो कागज़ पर नहीं लिखी होती थी, वो पेड़ के पत्तों पर पेड़ की छाल को विशेष तरीके से तैयार करके और भोजपत्र पर लिखी मिली होती थी। तो नीचे देखिए कि आपको एक ये पांडुलिपि का चित्र दिखाई दे रहा है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही ये पांडुलिपि का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। फिर देखिए कि जब पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं और ये पांडुलिपियाँ मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो देखो बच्चों कि विहार होता है कि जैसे जो संत होते हैं, विशेष तौर पर बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक हैं वो एक विशेष प्रकार की गुफाओं में रहते थे, उन्हें कहते थे विहार। तो इन मंदिरों में और विहारों में ये पांडुलिपियाँ प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं, और इनमें से जो ये महाकाव्य, कविताएं और नाटक हैं वो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी कि जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं वो तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, लेकिन जो आम लोग हैं, साधारण जनता है,
वो क्या बोलचाल के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए आगे कि हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो यानी पुस्तकों के बाद जो दूसरे नंबर पर वस्तु है वो है अभिलेख। और ये जो अभिलेख होते हैं ये कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, जैसे कि पत्थरों पर या फिर कोई भी धातु है जैसे लोहा, तांबा, इस तरह से उन पर लिखे जाते थे। और जो राजा हैं वो अपने आदेशों को इन पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, उन्हें पढ़ सकें और जो भी आदेश दिया है उनका पालन कर सकें। तो अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें जैसे राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे कि यानी कि जैसे वो युद्ध में विजय प्राप्त करते तब फिर एक अभिलेख बनवाते और उसमें वो अपनी विजय का सारा वर्णन लेखा जोखा रखते थे। तो यहाँ देखिए कि आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो कि वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी, यानी हम जब 8वां पाठ पढ़ेंगे तब उसमें इन्हीं अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं और जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में हैं। तो आगे देखिए बच्चों कि यहाँ एक प्रश्न है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतहों पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो देखो बच्चों कि जैसे अभिलेखों को कठोर सतहों पर लिखवाने से एक तो ये फ़ायदा था कि ये कभी भी नष्ट नहीं होती थी, इन्हें कभी भी कोई भी कीड़ा नहीं लग सकता था। बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी हो, ये पांडुलिपियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी, नष्ट नहीं होती थी, लंबे समय तक चलती थी। और लेकिन इनको अभिलेखों को तैयार करने में, इनको लिखने में जो कठिनाइयाँ हैं, एक तो सबसे ज़्यादा इनको बनाने में बहुत समय लगता था। बारीक बारीक नुकीले हथियारों से, औजारों से इन्हें खोद खोद कर बनाया जाता था और प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति ऐसे अभिलेख तैयार नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये ऐसे अभिलेख तैयार करने में समय भी अधिक लगता था। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। और इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी हुई मिट्टी की और कुछ वस्तुएं धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे हम अतीत के बारे में पुस्तकों से जान सकते हैं जो हाथ से लिखी होती हैं, जैसे पांडुलिपियाँ। फिर हमने देखा अभिलेखों के बारे में हम जान सकते हैं
इसके अलावा जो पुरातत्वविद हैं वो भी कई प्रकार के खोज करते हैं, उनसे भी हमें अतीत के बारे में पता चलता है। इसके बाद बच्चों नीचे एक प्रश्न है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते होंगे। इसके बाद देखिए कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाईं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का है और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो देखिए जो आजकल हम सिक्कों का प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है? बिल्कुल गोल। और इनकी आकृति देखिए, है ना, तो इनकी वर्गाकार आकृति भी सही नहीं है। तो इस तरह से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से जो भी जानकारी इकट्ठी होती है उन्हें इतिहासकार स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। देखिए इस पे लिखा हुआ है हमारे अतीत, यानी कि जो ये अतीत शब्द है वो यहाँ बहुवचन है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए देखिए जैसे पशुपालकों और किसानों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था, तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे वर्तमान में देखिए कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। और बिल्कुल इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो इसी तरह के जो भेद हैं, जो अंतर हैं, वो अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अलावा एक अन्य तरह का और भेद होता है, वो है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इसके बाद देखिए बच्चों, हम बात करेंगे तिथियों के बारे में कि तिथियों का क्या मतलब है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या फिर अब जैसे 2021 चल रहा है ना, तो इनके बारे में आप बता दोगे। तो इसी तरह का कोई और भी वर्ष बताओगे
तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो देखो बच्चों कि जैसे मानो अभी हम बात कर रहे हैं कि तिथि के बारे में। जैसे मानो ये हमारा है समय की लाइन और यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो इससे पहले का जो भी समय है वो तो कहलाएगा ईसवी, ठीक है। और इसके बाद का जो समय है ईसा मसीह के जन्म के पहले का, तो वो कहलाएगा ईसा पूर्व। जैसे कि अभी हमने एक चित्र में देखा था कि जो चित्र हम देख रहे थे ये कलश वाला, तो हमने इसमें देखा कि इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 4700 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो इस तरह से ये वर्ष ईसा पूर्व और ईसवी जो समय का तिथियों का निर्धारण किया गया है। इसके बाद देखिए कि इतिहास और तिथियां कि अंग्रेजी में बीसी, जिसे हिंदी में हम ईसा पूर्व का कहते हैं, तो इस बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पूर्व। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में हमें ई लिखा मिलता है, तो एडी का जो तात्पर्य है वो होता है एनो डोमिनी। तो ये दो लैटिन शब्दों से बना है और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह है बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। तो देखिए बच्चों, ऐसा ही पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाइए कि इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो देखो बच्चों कि जो पृष्ठ 3 पर हमने पहले पढ़ा था कि वहाँ एक तिथि लिखी हुई है 4700 वर्ष पूर्व यानी, तो हम इसके लिए ईसा पूर्व हिंदी में और अंग्रेजी में बीसी का प्रयोग कर सकते हैं। और एक तिथि थी वहाँ 2500 वर्ष पूर्व, तो यहाँ भी हम हिंदी में ईसा पूर्व का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए कि अन्यंत्र क्या चल रहा था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख हैं वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, और इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। और इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। और ये क्या थे कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में हैं। और ये भाषाएं और लिपियां हैं वो यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं, उनमें से हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं और उसे कारतूस कहा जाता है।
इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो देखिए, जैसे ये चित्र में कि आपको ध्यान से देखने पर दिखाई देगा कि ये जो शेर का चित्र है इसके लिए एल का प्रयोग किया गया है, और ऐसे ही जो ए अक्षर है इसके लिए चिड़िया के चित्र चिन्हित किए गए हैं। ऐसे ही वर्गाकार के लिए पी, यहाँ भी देखिए कि वर्गाकार के लिए पी का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जब एक बार इन व्यक्तियों ने पहचाना, जान लिया कि विभिन्न अक्षर हैं वो किन के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, तो फिर वे आसानी से इन अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो इस तरह से हमने देखा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।